नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने व्यंजक संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर के योग से तथा विसर्ग और व्यंजन के योग से होती है, वह विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विसर्ग। अगला पॉइंट दोस्तों, विसर्ग अयोगवा वर्ण कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवा वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले हमेशा स्वर आता है। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। क्या आता है? विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले हमेशा स्वर आता है, या कहें तो स्वर के बाद ही विसर्ग आता है। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग संधि के नियम। दोस्तों, विसर्ग संधि के नियम क्या है? विसर्ग संधि का पहला नियम है, किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग का योग तालव्य अघोष वर्णों के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर श, जो तालव्य शकार, जिसे हम तालव्य शकार कहते हैं, वो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए 11 स्वर, कोई भी स्वर 11 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग आएगा और फिर विसर्ग का योग च, छ, श, जिनको हम अघोष तालव्य वर्ण कहते हैं, इनके साथ योग होता है। तो दोस्तों, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? विसर्ग का श में शकार जो है, ये तालव्य शकार, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखते हैं नियम, रूल फर्स्ट क्या होता है। एग्जाम्पल इसका नियम, नि योग शुल्क से मिलकर बना एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं निशुल्क। क्या कहते हैं दोस्तों? निशुल्क। ठीक है, अब निशुल्क शब्द हमको मिला है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई स्वर है, उसके बाद हमको विसर्ग मिल रहा है और उसका योग श के साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ई के या विसर्ग का योग श के साथ होने पर हमको शब्द मिल गया वापस निशुल्क। इधर देखते हैं दूसरा शब्द हमारे पास दुशासन। दोस्तों, दुशासन में द का योग ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ऊ और विसर्ग के बाद इसका योग हो रहा है श से। यह तालव्य शकार है दोस्तों, इसका योग इसमें होने पर क्या बताया गया था? किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो तथा विसर्ग का योग तालव्य अघोष वर्णों के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार आ जाता है। अब यह विसर्ग का योग ये श के साथ हो रहा है तो इसके स्थान पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों? विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा तालव्य शकार। तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों दुशासन। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुशासन। जैसे यहाँ पर ये निशुल्क है तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा निशुल्क। विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या आ गया यहाँ पे भी? तालव्य शकार। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहला नियम देखा। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। दोस्तों, नियम 2 कहता है, किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग का योग ट, ठ और श, जिनको हम मूर्धन्य अघोष वर्ण भी कहते हैं, के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर श मूर्धन्य शकार में बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों? किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग का योग ट, ढ या श के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर श में बदल जाता है। ठीक है, विसर्ग किस में बदल जाता है दोस्तों? श में। किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग ठ, ठ और श, जिनको मूर्धन्य अघोष वर्ण कहते हैं, के साथ हो तो विसर्ग श मूर्धन्य शकार में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, इसको याद रखने पर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शॉर्ट में लिखा है,
कोई भी स्वर मतलब 11 स्वर होते हैं, हमको पता है। 11 स्वर के बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग का योग त, द या श में से किसी भी वर्ण से हो रहा है तो विसर्ग श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चतुष्पद, इसमें उ के बाद विसर्ग है और विसर्ग का योग किससे हो रहा है? श से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? श से हो रहा है। तो उ का काय में परिवर्तन हो गया, उ का परिवर्तन हुआ श में, तो ये हो जाएगा, दोस्तों चतुष्पद। ठीक है दोस्तों, काय में परिवर्तन हो गया चतुष्पद में। विसर्ग का काय में परिवर्तन हो गया दोस्तों, तो विसर्ग का परिवर्तन हुआ है श में। ठीक है, मूर्धन्य श में। अब ऐसे इसमें देखते हैं धनुष टंकार में। इसमें भी उ के बाद विसर्ग है और विसर्ग का योग ट से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, विसर्ग का योग ट से हो रहा है। तो विसर्ग का योग ट से होने के बाद जो विसर्ग है इसका परिवर्तन होगा दोस्तों, इसका परिवर्तन होगा श में, जिसको हम मूर्धन्य शकार बोलते हैं। तो हमें शब्द मिल जाएगा धनुष टंकार। क्या मिल जाएगा दोस्तों? धनुष टंकार। अब देखते हैं दोस्तों नियम तीसरा। इसमें किसी भी स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हो तथा त, थ और स के साथ योग होता है तो क्या होगा? तो विसर्ग स में बदल जाएगा। कौन से स में? दंती स में। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, इसको देखते हैं। ये वाला 11 स्वर है और 11 स्वर में से किसी भी स्वर के बाद अगर विसर्ग हो और फिर उसका योग त, थ और स में से किसी से भी हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत स आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल है नमस्ते। जो शब्द है इसमें नमा योग ते, इसका संधि विच्छेद हुआ और जब इसका वर्ण विच्छेद किया तो आ के बाद हमको मिला, क्या मिला दोस्तों? विसर्ग, और फिर उसका योग हो रहा है त से। तो हमने देखा था त, थ, स में से किसी के साथ योग हो तो ये विसर्ग का में बदलता है स में। ठीक है दोस्तों, दंत स में बदल गया। अब दोस्तों हम देखते हैं चौथा नियम। दोस्तों चौथा नियम है आ को छोड़कर अन्य 9 स्वर हो तथा उन सभी 9 स्वरों के बाद विसर्ग हो और उसका योग किसके साथ हो दोस्तों? उसका योग हो क, ख या प और फ से हो तो विसर्ग मूर्धन्य शकार श में बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? एक बार देखते हैं। चौथा नियम बताता है अ और आ के अलावा टोटल 11 स्वर होते हैं दोस्तों। आ को छोड़ देने पर 9 स्वर बचते हैं। तो उन 9 स्वरों के बाद क्या हो? विसर्ग हो और फिर उसका योग किसके साथ हो? क, ख, प या फ के साथ से हो तो विसर्ग मूर्धन्य, विसर्ग जो है वो मूर्धन्य सकार में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर के अलावा अन्य स्वर का, अन्य स्वर है और स्वर के बाद क्या है? विसर्ग है, तो उसका योग क, ख, प और फ से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो विसर्ग का परिवर्तन कहाँ में हुआ? मूर्धन्य शकार में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आविष्कार। क्या दोस्तों? आविष्कार। आविष्कार का संधि विच्छेद किया तो हमको ई मिला स्वर और उसके बाद मिला हमको दोस्तों विसर्ग। अब दोस्तों यहाँ देखिए यह न आ और आ नहीं है, दोनों को छोड़ के अन्य वर्ण स्वर है वो है ई। ई के बाद हमको मिला विसर्ग और विसर्ग के बाद दोस्तों उसका जो योग है वो किसके साथ हुआ है? क के साथ, क्योंकि हमने देखा था क, ख, प और फ से अगर विसर्ग का योग हो तो विसर्ग काय में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ये होता है मूर्धन्य शकार में। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, वो है दुष्कर। दुष्कर का संधि विच्छेद करने पर हमको मिला दु योग कर के रूप में। ठीक है, जब इसका और वर्ण विच्छेद किया दोस्तों उ के बाद हमको मिला विसर्ग
और विसर्ग के योग हो रहा है दोस्तों क वर्ण से। तो दोस्तों क वर्ण से विसर्ग का योग होने पर हमने देखा था विसर्ग काय में परिवर्तित किस में परिवर्तित होता है दोस्तों, ये होता है मूर्धन्य षकार में। तो यह था हमारा चौथा नियम विसर्ग संधि का। आप देखते हैं अगला नियम। दोस्तों विसर्ग संधि का अगला नियम देखेंगे, तो इससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात। 11 स्वरों के साथ सघोष वर्णों का योग हो तो उससे रिलेटेड हम नियम देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे 11 स्वरों के साथ बाद में क्या है दोस्तों, विसर्ग है और सघोष। विसर्ग का योग किससे हो, सघोष है। अब दोस्तों हमें पता है सघोष वर्ण कौन कौन से है, सभी वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये रलवा है और सभी स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का योग 11 स्वरों के साथ हो तो उससे रिलेटेड पहला नियम देखेंगे। आ के बाद अगर विसर्ग हो और उसका योग आ के अलावा अन्य स्वरों से हो, जैसे क्या हो दोस्तों, आ के बाद क्या हो विसर्ग और योग भी आ से आ के अलावा किसी अन्य शब्द से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है अतएव। क्या है दोस्तों, अतएव। इसका संधि विच्छेद करने पर हमको ये मिला अतएव के रूप में दोस्तों। ठीक है, अब हमको पता चल गया इसका भी हमने वर्ण विच्छेद किया। संधि विच्छेद का वर्ण विच्छेद करने पर त का हमने विच्छेद किया तो त और आ आया। ठीक है, त को हमने स्वर रहित किया तो त के नीचे अलग लग गया और आ अलग से बाहर आ गया। अब दोस्तों हमें पता है आ के बाद क्या लगा है, विसर्ग। आ के बाद क्या लगा है, विसर्ग। और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, अन्य स्वर आ रहा है। आ के अलावा अन्य स्वर तो ए आ रहा है। तो दोस्तों क्या बोला था फिर, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। तो अपन ये विसर्ग इसका लोप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो विसर्ग का लोप हुआ, ये त के बाद हमने विसर्ग नहीं लिखा और जब इन दोनों का योग किया तो हमको अतएव शब्द वापस मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ततएव। इसको जानने से और कंफर्म हो जाएगा कुछ, अगर अपने को समझ में नहीं आया तो इसको देखने पर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं ततएव को हमने डायरेक्ट वर्ण विच्छेद कर दिया दोस्तों, तो हमको मिला आ के बाद विसर्ग और विसर्ग का योग मिला हमको ऐसे। तो यहाँ पर भी सेम हमने अगले वाले इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अन्य आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर है, यहाँ पे ए है तो आ और ए का योग हुआ दोस्तों, विसर्ग और ए का योग हुआ तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप। ये यहाँ पे देखिए विसर्ग का लोप हो गया और हमको वापस शब्द मिल गया ततएव। ठीक है, दूसरा नियम दोस्तों, आ के बाद व्यंजन, आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग का योग आ या सघोष व्यंजन के साथ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। आ के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, विसर्ग आ रहा है, उसका विसर्ग का योग आ हो या सघोष व्यंजन के साथ हो रहा है तो विसर्ग का लोप हो गया और इसके स्थान पर क्या आ गया, ओ। एग्जांपल देखते हैं, जैसे पयोद। पयोद में विच्छेद करने पर इसका आएगा दोस्तों पयः योग द। अब यह के बाद यह का हमने विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद, तो यह और आ के रूप में मिला दोस्तों। यह आ के बाद क्या है, विसर्ग और विसर्ग के बाद ये विसर्ग का योग किससे हो रहा है दोस्तों, 10 है। किससे हो रहा है दोस्तों, 10 है, जो कि क्या है, एक सघोष व्यंजन है। तो ये इसका वापस योग करने पर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, पयोद शब्द मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं एग्जांपल, नभोमंडल। दोस्तों इसमें नभ योग मंडल इसका संधि विच्छेद है और जब नभ का भी हमने वर्ण विच्छेद किया तो भ और आ के रूप में हमको भ का वर्ण विच्छेद मिला और आ के बाद हमको मिला दोस्तों विसर्ग और विसर्ग का योग हमको मिला म व्यंजन से दोस्तों। ठीक है, किससे मिला, म व्यंजन से, जो कि 5वां वर्ण है। यहाँ लिखा है दोस्तों 5वां वर्ण हो, तीसरा चौथा 5वां वर्ण जो भी होता है
किसी भी वर्ग का, तो वो क्या होता है, सघोष होता है। तो मां सघोष वर्ण है। और वापस इसका वर्ण हमने योग किया तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। ठीक है, और विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, ओ। तो क्या मिल गया हमको, नभोमंडल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला नियम हम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम हमारा तीसरा, उसमें क्या है देखते हैं। आ के अलावा अन्य स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग का योग सघोष वर्णों के साथ हो, तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। क्या होता है, आ के अलावा अन्य स्वर, आ को छोड़कर अन्य स्वर कितने होते हैं, 10। उन 10 स्वर के बाद क्या हो दोस्तों, विसर्ग हो और विसर्ग का योग सघोष वर्ण के साथ हो, तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। आ के अलावा अन्य स्वर कितने, 10। आ, ई, उ, री वगैरह जो भी, वो कितने हैं, 10 वर्ण है, 10 स्वर दोस्तों। उनमें से किसी के भी साथ अगर बाद में उसके विसर्ग आ गया और सघोष वर्ण के साथ उसका योग हो गया, तो इसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र आ जाता है। ठीक है, देखते हैं हम। निराशा शब्द है, इसमें नि योग आशा इसका संधि विच्छेद है दोस्तों, और नी का हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमको न योग ई के रूप में मिला। अब ई के बाद दोस्तों हमने देखा विसर्ग आ रहा है, और ई यहाँ केवल आ के अलावा, आ को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, ई स्वर के बाद हमको आ के साथ उसका योग हुआ विसर्ग का, विसर्ग का आ से योग हुआ, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, र। तो ये हो जाएगा निराशा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन अगला शब्द आशीर्वाद। दोस्तों आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशी विसर्ग योग वाद। ठीक है, आशी का हमने वर्ण विच्छेद किया तो दोस्तों को श और ई के रूप में मिला। अब ई के बाद हमको विसर्ग भी मिल गया और विसर्ग का योग हमको वहां से दिख रहा है। ठीक है, होता दिख रहा है। तो अब ई का योग वहां से हुआ तो ये इसके स्थान पर दोस्तों आ जाएगा र। क्या आ जाएगा दोस्तों, र आ जाएगा। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड वाला नियम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। चौथा नियम है दोस्तों, और विसर्ग संधि का आखिरी नियम, इसमें बोला गया है ई या ऊ के बाद विसर्ग हो और उसका योग र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ई ऊ के बाद अगर क्या हो, विसर्ग हो और विसर्ग का योग किससे हो, र से हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हमें शब्द, हमारे पास शब्द है एक निरोग। कौन सा दोस्तों, निरोग शब्द है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह मिलेगा हमको नी योग रोग के रूप में। ठीक है, जब नी का हमने संधि वर्ण विच्छेद किया दोस्तों तो न योग ई मिला। ठीक है, और विसर्ग का हमको जो योग है वो र के साथ मिल रहा है, रोग जो है रोग का र इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, ये जो दिख रहा है दोस्तों विसर्ग, इसका तो ये हो गया लोप, मतलब ये गायब हो जाता है। और ये जो ई है, छोटा ई दिख रहा है, इसका दीर्घादेश हो जाता है। दीर्घादेश का मतलब होता है दोस्तों कि जो छोटी चीज है वो बड़े आकार में आ जाती है। यहाँ छोटी ई दिख रही है, जब इसका दीर्घादेश हुआ तो दीर्घादेश हमको मिला बड़ी ई के रूप में। दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले किसी वीडियो में दीर्घादेश के बारे में देखा था कि दीर्घादेश कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं दुराज। दुराज का संधि विच्छेद करने पर ये हमको मिलेगा दोस्तों दु योग राज के रूप में। ठीक है, अब दु को भी हमने वर्ण विच्छेद किया तो दोस्तों मिला हमको द और उ के रूप में, और दोस्तों हमको उ के बाद मिल रहा है विसर्ग। क्या मिल रहा है दोस्तों, विसर्ग मिला है, और विसर्ग का योग र के साथ हो रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, विसर्ग का तो हो गया लोप। क्या हो गया, लोप मतलब गायब,
और ऊ का दीर्घादेश होने पर ये हमको मिलेगा बड़े ऊ के रूप में। तो वापस हमको शब्द मिल जाएगा दोस्तों दुराज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक विसर्ग संधि, जो लगभग पूरा हो चुका है। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे शेयर करें ताकि हम उसका समाधान कर सकें और आपको बता सकें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रीम